नमस्कार, आदाब साथियों। मैं श्वेता एक बार फिर लेकर आई हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम अब मैं बोलूंगी। साथियों, ये जो हम सब जानते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हमारे देश की ही कृषि व्यवस्था है, लेकिन बीते कुछ सालों में किसानों ने जो तकलीफें भोगी है उसके लिए उन्होंने पलायन को समाधान के तौर पर अपना लिया है। गांव खाली हो रहे हैं, अपने जमीन का मालिक किसान अब मजदूर बन रहा है, खेत मीट रहे हैं और कंक्रीट के जंगल तैयार किए जा रहे हैं। गांव का व्यक्ति शहरी बनना चाहता है और शहर का आदमी विदेशी। कुल मिलाकर पलायन की भावना गांव और शहरों में एक समान है। सिक्के से रुपए, रुपए से डॉलर तक का सफर आसान होता जा रहा है। कुल मिलाकर इन दिनों एक अजीब सी अव्यवस्था बन गई है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि असल में उसकी जमीन कौन सी है। तो इस बार हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। पलायन अपने आप में संघर्ष है और प्रवासी का विकास करना एक और चुनौती। चलिए जानते हैं कि कैसे लोग संघर्ष और चुनौतियों का सामना करके खुद को स्थापित करने की जद्दोजहद में है। दोस्तों, साझा मंच की टीम पिछले सप्ताह तिरुपुर के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर प्रवासी महिला कामगारों से मिली। आज हम आपके साथ उनके अनुभव साझा करते हैं। मेरा नाम है आरती। उड़ीसा, बंगाल, असम, तो ये सारी जगह से काम करने वाले लोग आते हैं, लेकिन कंपनी में काम तो करते हैं। किसी को किसका सैलरी कितना होना चाहिए, किसी का कितना शिफ्ट होना चाहिए, और EIC क्या होता है, PF क्या होता है, बहुत जन को ये पता ही नहीं होता है। पूछने पर सैलरी स्लिप का भी विषय में उन लोग को अच्छी तरीके से पता नहीं होता। सिर्फ लास्ट में देखते हैं कि हाँ मेरा पैसा इतना आया है, वो इतने में ही सोचते हैं कि मेरा पैसा इतना ही है। भाड़ा देना है, खाना खुराक की सब कुछ देखना है। ज्यादा काम करने के लिए नाइट करते हैं, सब नाइट शिफ्ट लगाते हैं ताकि कुछ ज्यादा पैसा है। बहुत सारी आसाम से जो है बहुत सारी लड़कियां, महिलाएं आई हैं जो कि वहाँ पे ट्रेनिंग लिए गए हैं। उन लोग को वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग लेने के बाद उन लोग को बेबस करते हैं ताकि वो लोग बाहर आके काम करें। उन लोग जब ट्रेनिंग सीख जाते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि अब ट्रेनिंग हम सीख गए, अपने घर पे ही रह के काम काज करें, तो ऐसा करने नहीं देते हैं। ट्रेनिंग सेंटर्स में ऐसा कोई ठेकेदार रहता है जो कि लड़कियों को बाहर भेजते हैं काम करने के लिए फैक्ट्रियों में। इस तरीके से लड़की लोग को बाहर ले आते हैं काम करने के लिए। उसके बाद उन लोग को हॉस्टल में डाल दिया जाता है। सुबह 4 या 5 बजे से सब बाथरूम पे लाइन लग जाते हैं नहाने धोने के लिए। सीधा आप लोग को ये सुविधा मिलेगा, आप लोग को बोनस मिलेगा, आप लोग को हॉस्पिटल का जो भी है खर्च है वो मिलेगा, फिर आपको किसी तरह का बेनिफिट मिलेगा, ये सब बोल कर तो ले आते हैं। उन लोग को ये सब सुविधा मिलता ही नहीं है। जी हाँ साथियों, वैसे आरती ने जो कहा वो पूरी तरह से सही है। तमिलनाडु में असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों से हजारों की तादाद में महिला श्रमिक आई हुई है और यहाँ काम कर रही है। ऐसे ही हालात दिल्ली के भी हैं। प्रवासी श्रमिक जहाँ भी रोजगार की तलाश में जाते हैं वही के होकर रह जाते हैं, लेकिन तमिलनाडु में कुछ अलग देखने भी मिला। दरअसल यहाँ काम करने आए प्रवासी महिलाओं की उम्र बहुत ज्यादा नहीं है। वे करीब 5 सालों से वहाँ रह रही है। काम करने के बदले जो वेतन मिलता है उसका एक हिस्सा गांव में बसे अपने परिवार तक पहुंचाना होता है। यहाँ काम करने वालों में कुछ बच्चे हैं और कुछ माता पिता। बहुत ही कम ही ऐसा होता है कि पूरा परिवार एक साथ एक जगह पर हो। इसी मामले पर मेरी बात उन लड़कियों से हुई जो 5 साल पहले असम से तमिलनाडु काम करने के लिए आई थी। यहाँ पर लड़कियों के रहने के लिए अच्छे हॉस्टल है, खाने की व्यवस्था है और सुरक्षित माहौल है। कुछ दिक्कत है वो है आर्थिक। दरअसल यहाँ श्रमिकों को पूरा वेतन कैश दिया जाता है, यानी ना कोई बैंक खाता है, ना PF खाता है और ना ही ESI की सुविधा। इन लड़कियों को रहने के लिए घर तो मिल गया है, पर भविष्य में उनके सिर पर छत होगी या नहीं ये सुनिश्चित नहीं हुआ है। आज वे कमा रही है, पर कल उन्हें पेंशन मिलेगी या नहीं कोई नहीं जानता। साथियों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि यदि ऐसा आपके साथ हो तो आप क्या कदम उठाएंगे? क्या आपने कभी अपने हक के लिए आवाज बुलंद की है? यदि आपके पास कंपनी में काम करने और अपने अधिकारों से संबंधित कोई अनुभव है तो हमारे साथ जरूर साझा करें नंबर 3 दबाकर। धन्यवाद।